उत्तर प्रदेश, जैसा कि आपने बताया कि हाथरस कांड ही नहीं, कई ऐसे मामले हैं जिसमें पीएफआई का हाथ सामने आया है और ऐसे में लगातार यूपी पुलिस ही नहीं, बड़े स्तर पर जांच की गई, कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत जुटाए गए जिससे यह साबित हो सके कि कुछ ऐसे जिले हैं, कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर इनका सेंटर है, जहां पर इनका मुख्य केंद्र है। कौन कौन से वो सेंटर्स आइडेंटिफाई हुए हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में? देखिए, जब पीएफआई का जिक्र होता है नेहा, तो जो पश्चिमी यूपी है उसके जिले ज्यादा प्रभावित नजर आते हैं, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो बुलंदशहर हो या वो सहारनपुर हो। और यही वो जिले हैं जहां पर आज भी एनआईए की रेड चल रही है। पर सवाल ये है कि जो यूपी एटीएस के अधिकारी हैं, जब आप उनसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि ये केवल अपने लेवल तक सीमित नहीं है, बल्कि जो नए लड़के हैं, जो युवा हैं, उनको ये कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश करते हैं, टेलीग्राम का ये इस्तेमाल करते हैं और तमाम ऐसे वीडियोस उनको सेंड करते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो आपत्तिजनक तो होते ही हैं और किसी धर्म विशेष के विरुद्ध होते हैं, जिससे कि उनके माइंड में ऐसी चीजें आए कि वो देश विरोधी काम करें। और यही रीजन है कि जो एक आप मास लेवल देख रही हैं, 22 सितंबर को आपने देखा था कि धरपकड़ एनआईए की हुई थी और आज फिर एक गुप्त तरीके से एजेंसीज ने ये काम किया है। रात का समय इसलिए चुना गया है जिससे कि दिन में कोई ऐसी चीज ना फैले। इंदिरानगर में जब उस दिन भी रेड हुई थी तो लोग अपनी छतों से बाहर आ गए थे, पर सबको हिदायत दी गई थी कि आप अपने अपने घरों में रहिए। पूरे एरिया को सील कर दिया गया था जब तक संदिग्ध पीएफआई मेंबर को वहां से अरेस्ट नहीं कर लिया गया है। ठीक ऐसा ही बाराबंकी में देखा गया था। तो सवाल यह कि जो इनका मोड ऑफ कंडक्ट है, इस पर कैसे रोक लगेगी। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इनके पास एक जो टूल है जिसके जरिए ये वीडियो सर्कुलेट करते हैं या यूट्यूब के लिंक सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर पकड़ना थोड़ा मुश्किल है उनके लिए। व्हाट्सएप वगैरह जो अदर प्लेटफॉर्म्स है वहां से पुलिस के लिए, एटीएस के लिए कैच करना आसान होता है, पर टेलीग्राम के जरिए सबसे ज्यादा ये लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं और वहीं से ये दस्तावेज एक्सचेंज करते हैं। जो मोड ऑफ एक्शन इनका प्लान होता है कि कहां पर इनको क्या करना है। सपोज अगर हाथरस की आप बात करेंगे तो आपको याद होगा कि पर्चे तक छपवा दिए गए थे कि कहां कहां पर दंगा करना है या कहां कहां पर हिंसा फैलानी है। ठीक ऐसा ही सीए एनआरसी के दौरान हुआ था। और ये जो दोनों एक्टिव मेंबर्स यूपी से अरेस्ट हुए थे, यानी कि बाराबंकी से और इंदिरानगर लखनऊ से, ये दोनों ही सीए एनआरसी में भी संलिप्त थे। इसमें से जिसको इंदिरानगर से अरेस्ट किया गया था उसका तो सीए एनआरसी में अरेस्टिंग भी हुआ था और 6 महीने वो जेल में रहकर आया था। तो वहीं बाराबंकी से जिस व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई थी उसको प्रशासन ने जिला बदर 6 महीने के लिए कर दिया था। तो आखिर सवाल ये है कि आपको जब पता है कि ये संलिप्त हैं और इनका अलग एक्शन आगे वाले टाइम में हो सकता है और युवाओं को ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो इनको अरेस्ट ही क्यों नहीं कर लेते हैं और 6 महीने बाद क्यों छोड़ दिया जाता है। फिलहाल ये पूरा मोड ऑफ एक्शन सेंट्रल एजेंसीज के हाथ में है और देखना है कि एनआईए अब और कहां जाएगी। पर एक इन्फो इन्हें शेयर करना चाहूंगा, गाजियाबाद के एक गांव से 5 संदिग्धों को और हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ चल रही है। तो फिलहाल धरपकड़ अभी सेंट्रल एजेंसीज की रुकती नजर यूपी में नहीं नजर आती है। एक तरफ रेड होती है, ये दूसरा राउंड रेड का कहा जा रहा है, देश भर के 8 राज्यों में रेड चल रही है, लेकिन जो प्रदर्शन वाली स्थिति है, क्योंकि लगातार लोग आवाज मुखर इस बात को लेकर करते हैं कि कुछ ही एरियाज को टारगेट किया जाता है, क्या ये स्थिति दिल्ली में भी है? नहीं, दिल्ली में देखिए, जब ये पहले दौर की रेड हुई थी उसके बाद जो एसडीपीआई पॉलिटिकल विंग है उसने प्रदर्शन करने की कोशिश की थी और नई दिल्ली इलाके में प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी। आज वो प्रदर्शन होना था लेकिन नई दिल्ली इलाके की पुलिस ने प्रदर्शन करने से रोक दिया। एजेंसीज को इनपुट मिला है कि जो पहले राउंड की रेड हुई थी उसके बाद जो पीएफआई के कैडर है, जो अंडरग्राउंड है, वो कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, जिसके बाद कमर तोड़ने के लिए पूरी तरह से ये रेड की गई है। यानी कहीं ना कहीं अब एजेंसी ये चाहती है, एजेंसी ये मन बना चुकी है कि अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कमर तोड़नी है। जो लोकल लेवल पर जो कैडर है, क्योंकि टॉप लीडरशिप की बात करें तो टॉप लीडरशिप वो पहले ही गिरफ्तार की जा चुकी है। हम आपको दिखाएं हैं, देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिस यहाँ पर भी है नीचे की तरफ, जिसे 22 तारीख को सील कर दिया गया था। तो एक्शन लगातार जारी है। बड़ी बात यह है कि पहले जो एक्शन होता था उसमें होता यह था कि जो लोकल लोग थे, जो लोकल कैडर था, वो गिरफ्तार हो जाता था, लेकिन टॉप लीडरशिप गिरफ्तार नहीं होती थी। लेकिन पहली दफा इस बार हुआ है, जब पहले दौर की रेड हुई थी एनआईए की, तो टॉप लीडरशिप अरेस्टिंग हुई है। और मैं आपको बताऊं कि ये शुरू से, जैसा आपने समर से पूछा था, जब हाथरस कांड हुआ उसके बाद बाकायदा यूपी गवर्नमेंट ने एक डोजियर सौंपा था गृह मंत्रालय को और बैन लगाने की मांग की थी। उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में 4 पीएफआई के मेंबर गिरफ्तार होते हैं, उनके पास से हथियार बरामद होता है। तो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक इनपुट है और अलग अलग स्टेट में लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है इनके खिलाफ।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। और आपको बता दूं, सिमी का ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, फ्रंट फेस माना जाता है। जिस तरह से सिमी को बैन हुआ, तो जो एजेंसियों का कहना है कि जो सिमी का काडर है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में शामिल हो गया, यानी जो बैन हो गया था वो पीएफआई में शामिल हो गया और लगातार पीएफआई शक्ति प्रदर्शन करता रहता है। लेकिन कई ऐसे विरोध प्रदर्शन है जिसमें पीएफआई का कैडर शामिल होता है और फिर जो प्रदर्शन है वो उग्र हो जाता है। ऐसा देखने में आया कर्नाटक और साउथ भारत की बात करें तो वहां पर कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें टारगेट किलिंग की गई है। एक प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया था, उसमें भी पीएफआई के मेंबर का नाम आया था। तो ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार सीरीज वाइज अलग अलग स्टेट में सामने आते रहे हैं पीएफआई के खिलाफ। राहुल गौतम मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से ये जॉइंट एक्शन किया जाता है पीएफआई पर रेड दरअसल लोकल पुलिस की मदद से, और ऐसे में वो तमाम इनपुट्स जो शायद स्थानीय लोगों की तरफ से दिए जाते हों, एफआईआर के आधार पर दिए जाते हों, ऐसे में क्या सूचना, क्या इंफॉर्मेशन आने वाले वक्त के लिए है कि आज ही रेड ये खत्म नहीं होने वाली, ये दरअसल एक सीरीज है जो आगे भी जारी रहेगी? देखिए, केंद्रीय एजेंसीज जब भी रेड करती हैं तो हमेशा लोकल सपोर्ट को अपने साथ में रखती हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर स्पेशल सेल कोऑर्डिनेट कर रहा था। जितने भी तमाम इलाकों के अंदर रेड की गई वहां पर स्पेशल सेल के उच्च अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने उनको बैकअप सपोर्ट दिया ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। अगर आप बात करें साक्ष्य की, तो मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है मनी ट्रेल। किस तरीके से फंडिंग आती है और वो जो पैसा बाहर से आता है या जो देश भर में जुटाया जाता है अलग अलग सोशल कॉजेज के नाम पर, अलग अलग धार्मिक कार्यों के नाम पर, उस पैसे को खर्च किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि उस पैसे से लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है और कैंप्स लगाए जाते हैं ताकि लोगों को ऐसी गतिविधियों के लिए तैयार किया जा सके जो कि एंटी इंडिया है। तो आप ये मान के चलिए कि जिन लोगों को राउंड अप किया गया है, जिन लोगों से अब इंटेरोगेशन होगा, उनसे ये कोशिश की जाएगी कि आखिर आप ये बताइए कि आपके पास जो पैसा आता है उसका सोर्स क्या है और जहां से वो पैसा आता है उसको आप किस प्रकार से खर्च करते हैं। देखिए, कई मामले हो चुके हैं, चाहे एनआरसी हो या फिर हाथरस हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में जो दंगा हुआ हो, इन तमाम मामलों के अंदर जो नाम हमेशा उभर कर आता है वो पीएफआई का है। और इसीलिए सरकार ये चाहती है कि इस मेनेस को या इस समस्या को अब वो सुलझाए। और इसीलिए अब आप ये मान के चलिए कि जो एक्शन है ये आने वाले दिनों में जारी रहेगा और सरकार की जो कोशिश है वो पूरी तरीके से ये है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई, इसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, इसको कंटेन किया जाए ताकि ये और ना फैल सके। 15 राज्यों में ऑलरेडी संगठन है पीएफआई का और 8 राज्यों में अब कार्रवाई हुई। तो आप मान के चलिए कि सरकार, जाहिर है उनके पास ये इंफॉर्मेशन है, उनके जानते हैं कि ये खतरे की घंटी है देश के लिए कि जिस प्रकार से ये अपना काडर को फैला रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं जिससे देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है।